विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ब्लड चैप्टर को समझाऊंगा। पूरे ब्लड चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर कर रहा हूं और यह परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और ये बड़े सुंदर ढंग से इसको हम पूरे चैप्टर को इसमें कवर किया हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन के रूप में पहला, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक मतलब जो पूरे शरीर को जोड़ता है उसको संयोजी उत्तक कहते हैं, लेकिन ये तरल के रूप में रहता है इसलिए इसको कहते हैं इसको तरल संयोजी उत्तक। दूसरा क्वेश्चन होता है, आत्मा का स्थल किसे कहा जाता है? आत्मा का स्थल मतलब हम लोग के शरीर में जिंदा मानते हैं, इसलिए जिंदा हैं क्योंकि हम लोग के अंदर एक आत्मा रहता है। किसी भी जीव में एक आत्मा होता है ऐसा माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा कहाँ रहता है। तो ये इसका स्थल है रक्त, ब्लड। यानी ब्लड है तभी आत्मा है, तभी जीवन है, और अगर ब्लड नहीं है तो ना आत्मा है ना जीवन है। इसलिए आत्मा का स्थल रक्त। रक्त का पीएच मान होता है, कितना होता है? देखिए 7.4 होता है, अर्थात ये 7 से अधिक है। इसका मतलब यह क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। आरबीसी का जीवन काल बताएं कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, अर्थात 120 दिन तक आरबीसी का कोशिका जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। आरबीसी की संख्या रक्त में कितनी होती है? ये 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होता है। इसको सीसी कहते हैं, और ये थोड़ा स्त्रियों में कम और पुरुषों में ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाए तो 4.5 से 5.5 मिलियन। किस स्तनधारी के आरबीसी केंद्रक युक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा कि आरबीसी जो होता है स्तनधारी में उसमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन है, किस स्तनधारी के आरबीसी केंद्रक युक्त होता है? मतलब केंद्रक होता है तो ऊंट और लामा, ऊंट और लामा में केंद्रक होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक होता है तो कहेंगे नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हेमोग्लोबिन में हेम कितना प्रतिशत होता है? हेमोग्लोबिन जो आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी का एक प्रमुख हिस्सा है हेमोग्लोबिन, उसमें हेम जो है वो आयरन भाग होता है, उसको हेम कहते हैं। तो हेम 5% होता है, और ग्लोबिन जो होता है जो प्रोटीन भाग है वो 95% होता है। तो ध्यान रखिएगा, हेमोग्लोबिन में 2 भाग है, हेम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हेम 5% होता है और ग्लोबिन 95% होता है। वेरी गुड। चलिए 8 नंबर आते हैं, सबसे बड़े आकार का आरबीसी किस में पाया जाता है? मतलब आरबीसी का बहुत बड़ा आकार जो है किस में पाया जाता है? तो देखिए मेढक में होता है जो 35 माइक्रोन मीटर होता है, और आरबीसी जो होता है स्तनधारियों में वो छोटे आकार का होता है, वो करीब करीब 8 माइक्रोन मीटर का होता है, और ये मेढक में करीब करीब 35 माइक्रोन मीटर का होता है जो बहुत बड़ा होता है। स्त्रियों में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है। देखिए स्त्रियों में देखिए हेमोग्लोबिन कम होता है, और ये होता है 12.5 ग्राम से 13.8 ग्राम, यानी लगभग 14 ग्राम। 12.5 से 14 ग्राम याद रखिएगा इसको, प्रति 100 सीसी, यानी 100 ml रक्त में 12.5 ग्राम से 13.5 ग्राम या 13.8 ग्राम रक्त में 13.5 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। और पुरुष में, ये दूसरा क्वेश्चन यही है, पुरुष में हेमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है 14.5 ग्राम से 15.88 ग्राम प्रति 100 सीसी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? मतलब जब पेट में बच्चा पल रहा होता है उस समय आरबीसी कहाँ बनता है? तो आंसर है लीवर एवं प्लीहा में, यानी लीवर और स्प्लीन में आरबीसी भ्रूण, यानी जो शिशु जब पेट में पल रहता है उस समय उसके लीवर और प्लीहा में बनता है। और बाद में कहाँ बनता है? जब जन्म हो जाता है, जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, तो हम लोग के लिए अस्थि मज्जा में बनता है। बड़े लोगों के लिए अस्थि मज्जा और भ्रूण के लिए आरबीसी बनता है लीवर और प्लीहा में। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। मतलब आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? जब आरबीसी मरता है तो लीवर तथा प्लीहा में टूटता है, इसलिए इसको कब्रगाह भी लीवर और प्लीहा को ही कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
लीवर में भ्रूणावस्था में बनता भी है, और बाद में जो बड़े लोगों में है आरबीसी टूट के लीवर द्वारा ही तोड़ा जाता है, प्लीहा द्वारा ही तोड़ा जाता है। और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेगा। एक्स्ट्रा ब्लड जो आरबीसी होते हैं वो प्लीहा में स्टोर रहते हैं, इसलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा जिसको हम लोग कहते हैं। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। हेमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हेमोग्लोबिन का रंग होता है, तो हेमोग्लोबिन का जो रंग होता है बैंगनी होता है। लेकिन एक अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ऑक्सीजन से संयोग करने पर हेमोग्लोबिन का रंग होता है। अगर ऑक्सीजन संयोग कर जाए तो हेमोग्लोबिन का रंग कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा। ये आपको ये पूरा चैप्टर आपको हम एक क्वेश्चन के रूप में ढालने की कोशिश किए हैं, और ये इसको आप हर पॉइंट को एक पॉइंट बना दिए हैं, क्वेश्चन बना दिए, ताकि ये सारी आपका कवर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 16, डब्ल्यूबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मतलब कौन सा पिगमेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, ऐसा पूछा जाता है, जो वर्ण पैदा करता है रंग। तो उसमें देखते हैं डब्ल्यूबीसी में कोई रंग नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता। इसमें कोई आंसर होगा कोई नहीं, इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाएगा, इसलिए डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता है। अगर डब्ल्यूबीसी का रंग पूछा जाता है रंगहीन होता है। ठीक है। 17 नंबर, डब्ल्यूबीसी तथा आरबीसी का अनुपात होता है। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600 होता है, यानी डब्ल्यूबीसी से आरबीसी 600 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है एक देखिए 1 ml में 9000 तक होता है, जबकि आरबीसी की संख्या करीब करीब देखते 54 लाख तक होता है, 54 लाख तक होता है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर इसका जो है मतलब ये 5.5 मिलियन करीब करीब वो हो जाएगा आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी 9000 हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी देखिए, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कई जगह होता है, जबकि आरबीसी का निर्माण केवल हम लोग बोले थे बोन मैरो में, लेकिन डब्ल्यूबीसी का निर्माण देखिए बोन मैरो में भी होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, थाइमस में भी होता है, और स्प्लीन में होता है। तो ये इसका ये सभी भाग हो गए, बोन मैरो, लिम्फ नोड, थाइमस एंड स्प्लीन। डब्ल्यूबीसी की संख्या रक्त में होती है 5000 से 9000 प्रति सीसी, माने 1 ml में इतना 5000 से 9000 होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 दिन से 4 दिन होता है, जबकि अभी आरबीसी का हम लोग देखें तो 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का देखें तो 1 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसी होती है? देखिए आरबीसी का आकार जो होता है ये उभय अवतल होता है, दोनों तरफ से दबा हुआ होता है, मतलब दोनों तरफ से अवतल होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है कोई निश्चित नहीं होता है, अमीबा की तरह अनियमित होता है, मैंने कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अनियमित आकार होता है इसका। संक्रमण से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का डब्ल्यूबीसी कौन है? ये क्वेश्चन देखिए, संक्रमण से सुरक्षा, हमको संक्रमण से कौन बचाएगा? तो संक्रमण से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी जो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। ये करीब करीब हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की कुल डब्ल्यूबीसी का 60% होता है, 60%, 40 से 60% होता है। और ये न्यूट्रोफिल्स को हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें अगर देखा जाए तो ये लोब के रूप में रहता है, जैसे इस तरह से रहेगा तो इसके अंदर लोब बने रहते हैं, इस तरह से 2 से 4 लोब इसके केंद्रक होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इस तरह का होते हैं, आकार इसका लोब वाला होता है। तो इसे देखिए यहाँ पर 2 से 7 लोब होते हैं, जैसे अभी यहाँ 4 बनाए हैं, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो है लोब युक्त कोशिका है, लोब युक्त डब्ल्यूबीसी है, सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है और संक्रमण से हमको बचाता है। ये बैक्टीरिया को घूम घूम के खाते रहता है, जिसके चलते हमारे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया घुस भी जाए तो इसको ये नष्ट कर देता है, इसलिए हमारे अंदर संक्रमण नहीं हो पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्रमण से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है रोग से, अब एक देखिए एक अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोग से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण डब्ल्यूबीसी है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। संक्रमण से सुरक्षा के लिए ऊपर पढ़ रहे थे, संक्रमण से सुरक्षा के लिए, तो यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग संक्रमण से सुरक्षा, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं रोग से सुरक्षा। रोग से सुरक्षा, हमको कोई भी रोग से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होता है लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडी बनाता है और हमको रोग से बचाता है। कोई रोग जैसे पोलियो हो गया तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा,
आपको पोलियो टीका दे दिए तो एंटीबॉडी बन गया। कोई भी अभी कोरोना का एंटीबॉडी खोजा जा रहा है, टीका खोजा जा रहा है, वो आपके अंदर डाल दिया जाएगा टीका, तो आपके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, तो वो रोग नहीं होगा। चेचक एक बार हो जाता है तो फिर दूसरा बार नहीं होता, क्योंकि उसका एंटीबॉडी बन जाता है। तो रोग से बचाता कौन है? लिम्फोसाइट। लेकिन कोई भी कुछ भी तरह का संक्रमण नहीं हो, अचानक कुछ घुसते रहता है, तो वो रोज रोज हम लोग टीका तो नहीं लेते हैं, तो उस तरह का जो रोग है उससे बचाने का काम करता है न्यूट्रोफिल्स। इसलिए दोनों अलग अलग है, ये संक्रमण की सुरक्षा और यह रोग से सुरक्षा। ठीक है, तो रोग से सुरक्षा के लिए लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण। अगर कहा जाए हमको सुरक्षा के दृष्टिकोण से कौन महत्वपूर्ण है, तो कहेंगे लिम्फोसाइट। और कल संक्रमण की सुरक्षा से पूछा जाए तो कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, एंटीबॉडी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट कौन है? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए, जैसे एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है, आप जानते होंगे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लेकिन जो एंटीबॉडी जो बनाता है वो मेनली होता है बी लिम्फोसाइट, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी जो बनाता है वो मेनली है बी लिम्फोसाइट, और ये बी लिम्फोसाइट है वही एंटीबॉडी का काम कराता है। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है? लेकिन बी लिम्फोसाइट को जो एंटीबॉडी बनाने के लिए वो अपने नहीं बनाता, थोड़ा उसका हेल्पर टी सेल होते हैं, वो उसको कहता है कि भाई खतरा है, आप एंटीबॉडी बनाइए, उसके लिए एक्टिवेट करता है। तो टी सेल्स जो होते हैं ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। उसी को वैसा टी सेल्स जो इस तरह से लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए थोड़ा प्रेरित करता है, उसका नाम रखा गया है हेल्पर टी सेल। ओके, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा WBC कौन है? सबसे बड़ा WBC कौन है? सबसे बड़ा, तो ये मोनोसाइट है, और ये सबसे बड़ा WBC होता है मोनोसाइट। और मोनोसाइट को अगर देखा जाए तो मोनोसाइट सबसे बड़ा फैगोसाइटिक भी होता है, मतलब बैक्टीरिया को, बड़े बड़े बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए फैगोसाइटिक कहते हैं। जिसको, जो बैक्टीरिया को खाता है उसको कहते हैं फैगोसाइटिक। शरीर में विभिन्न प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 27, शरीर में विभिन्न प्रोटीन द्वारा उत्पन्न विषाक्तता, टॉक्सिक को नष्ट करने वाला WBC कौन है? मतलब हमारे अंदर में बहुत सा प्रोटीन जो टूटते फूटते रहते हैं, उससे जहर बनता है, कुछ बेकार पदार्थ बनते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन उत्पन्न होता है। उस टॉक्सिन को नष्ट करने का काम करता है ईस्नोफिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ईस्नोफिल्स। और ये ईस्नोफिल्स जो होते हैं, काफ़ी कम संख्या में होता है, करीब करीब ये 1 से 4% होता है, मतलब कुल WBC का। लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो बेकार पदार्थ होता है उसको नष्ट करता है। और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे अंदर एक रोग होता है जिसको कहते हैं ईस्नोफिलिया। तो 28 नंबर क्वेश्चन यही है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में यहाँ ईस्नोफिलिया में किसकी संख्या बढ़ जाती है? तो ईस्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, और ये 1902 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर 1902 ईस्वी में किया था। और ये कार्ल लैंडस्टीनर जो सबसे पहले ब्लड का खोज किया था, इन्होंने एक प्रकार का ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर किया था। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, RBC में किस प्रोटीन के कारण ब्लड ग्रुप होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर यही स्पष्ट हो गया कि RBC में जो RBC में जो ब्लड ग्रुप बांटा गया है, वो RBC में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर ही हम लोग एंटीबॉडी को, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर ये एंटीजन है, और एंटीजन जो हमारे शरीर में होता है ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, उसी एंटीजन के कारण ब्लड ग्रुप बनता है। जैसे आप जानते होंगे कि एंटीजन 2 तरह से होता है, एक ए और एक बी, तो ब्लड ग्रुप ए और बी हो जाएगा। तो देखिए, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 यही क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीजन होता है तथा कौन एंटीबॉडी होता है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस रक्त में जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन रहेगा। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी रहेगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी रहेगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप एंटीजन कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन आपका अगर देखा जाए, ये एंटीजन के हमेशा एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी होता है। कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं हो सकते हैं, इसीलिए एंटीजन अगर ये है तो एंटीबॉडी बी रहेगा। एंटीजन बी है आपके अंदर, ब्लड ग्रुप बी वाले हैं तो आपके एंटीजन बी है और आपकी एंटीबॉडी ये रहेगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा 31 नंबर में कि ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीजन होता है तथा कौन एंटीबॉडी होता है। तो आंसर है, देखिए
एंटीजन ब्लड ग्रुप ये है तो ये है तो एंटीजन ये रहेगा, और इसका उल्टा एंटीबॉडी रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब 32 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है? अब कोई एंटीजन नहीं होता है तो वो ब्लड ग्रुप वो हो जाता है। देखिए, परंतु दोनों प्रकार का एंटीबॉडी होता है, और जब एंटीजन नहीं रहेगा तो एंटीबॉडी दोनों प्रकार का रहेगा। जैसे जब इसमें कोई समान नहीं है, समान एंटीजन समान एंटीबॉडी साथ में नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ तो एंटीजन नहीं है इसलिए दोनों एंटीबॉडी रहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि रक्त ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन दोनों में से कोई नहीं रहेगा। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप ओ में, लेकिन दोनों प्रकार के एंटीबॉडी रहेंगे, इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी रहेंगे। क्लियर है? एंटीबॉडी दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो आप अभी सब बता रहे थे कि एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप बांटे हैं। तो किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो सबसे पहले जहाँ एंटीजन दोनों रहेगा वहाँ एंटीबॉडी नहीं रहेगा। तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों होता है। ब्लड ग्रुप यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी किस रक्त वर्ग में तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन दोनों रहेगा ए बी, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं रहेगा। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी में नहीं रहेगा, लेकिन एंटीजन दोनों रहेगा। एंटीजन ए और एंटीजन बी रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी ना तो ये रहेगा और ना ही तो बी रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ये बस इसी आधार पर एंटीजन और एंटीबॉडी को बांटा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 34, RH फैक्टर के लिए जिम्मेदार प्रोटीन है। RH फैक्टर RH पॉजिटिव RH नेगेटिव के आधार पर ब्लड ग्रुप को बांटा गया है। तो जिस तरह से ब्लड ग्रुप को ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप ए बी और वो बांटा गया, उसी तरह से RH फैक्टर ए ग्लूटिनोजेन प्रोटीन के आधार पर बांटा गया। ये ए ग्लूटिनोजेन प्रोटीन जो होता है, ये एक रिसस बंदर में पाया जाता है, और यही प्रोटीन किसी मनुष्य के अंदर पाया जाता है, किसी मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता है। तो जिसमें ये ग्लूटिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं RH नेगेटिव। ठीक है, अब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव ये रिसस, इसी को ए ग्लूटिनोजेन प्रोटीन के आधार पर बांटा गया। इस ए ग्लूटिनोजेन प्रोटीन को हम लोग कहते हैं RH कारक RH फैक्टर। तो RH फैक्टर जिसमें है उसको कहते हैं RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसको कहते हैं RH नेगेटिव। लेकिन RH फैक्टर क्या है? तो है ए ग्लूटिनोजेन प्रोटीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। RH फैक्टर का खोज किया था, ये भी फैक्टर जो RH फैक्टर है इसका भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 ईस्वी में किया था। दोनों मैंने ग्रुप भी यही खोज किया था, और आपका RH फैक्टर का भी खोज यही किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही किया था। दोनों चीज़ का खोज जिन्होंने किया था। चलिए 36 नंबर, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किस RH फैक्टर की माता में होने की संभावना होती है? देखिए, RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता के कारण जो बच्चा पेट में पल रहा है उसके रक्त टूटने लगते हैं। इसको कहते हैं इसी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या है कि RH नेगेटिव माता और RH पॉजिटिव पिता से जब बच्चा होता है तो एक RH नेगेटिव माता में पहली बार बच्चा के पलने से, गर्भ धारण होने से उसके शरीर में एंटीबॉडी बनने लगता है, और एंटीबॉडी जो होता है सो बच्चे के खून को तोड़ने लगता है। तो पहला एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, इसलिए पहला बच्चा सुरक्षित हो जाता है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है जैसे ही गर्भ धारण होता है उसका ब्लड टूट जाते हैं और बच्चा पेट में ही मृत्यु हो जाती है, और गर्भपात हो जाता है, यानी मृत बच्चा पैदा होता है। इस घटना को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसलिए ये दूसरे बच्चा होने में उसको दिक्कत होती है, कभी कभी नहीं हो पाते हैं। इस घटना का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये RH नेगेटिव माता रहने से होता है। पिता अगर RH पॉजिटिव है और माता RH नेगेटिव है तो ये घटना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि माता 37 नंबर, यदि माता ये रक्त वर्ग का एवं पिता B रक्त वर्ग के हो तो संतान के रक्त वर्ग की संभावना है। अब ये आप देखिएगा, इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा होता है कि हम लोग रक्त वर्ग ए और पिता रक्त वर्ग माता रक्त ए वर्ग की है, पिता B वर्ग की है, तो संतान जो होते हैं सभी रक्त वर्ग के होते हैं। इसको हम लोग
इस तरह से समझते हैं कि अगर देखा जाए तो आई ए रक्त वर्ग ए को मानते हैं आई ए और आई ओ, और इसको मानते हैं हम लोग आई बी और आई ओ, और इसमें देखते होंगे कि आई ए आई बी मिलता है तो ए बी बन जाता है, इसमें बनता है आई ए ओ बी मिलता है तो इसमें बी बनता है, इसमें देखते हैं आई ए आई ओ बनता है तो ये बनता है, और इसमें देखते हैं ओ मिलता है तो वो बनता है। तो मतलब ये सिस्टम है। आप इसको जब भी देखा जाए तो इसमें एक जो होता है जीन जो होते हैं रक्त वर्ग के, इसमें दो तरह के जीन होते हैं। एक आई वर्ग के लिए आई ए आई ओ होता है, और बी वर्ग के लिए होता है आई बी और आई ओ होता है, और इस तरह से हम लोग क्रॉस करके देखते हैं और इसके आधार पर बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि माता ए हो और पिता बी हो तो रक्तवर्ग सभी रक्तवर्ग होंगे। इसी तरह से यदि माता पिता का रक्तवर्ग क्रमशः ए बी एवं ओ है तो संतान का रक्तवर्ग नहीं हो सकता है। तो माता ए बी और ये और वो है तो संतान का रक्तवर्ग ए बी और ओ नहीं हो सकता है, बाकी सब होंगे लेकिन उसका संतान का रक्त ए बी और ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें ये हो जा ए बी, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें आई ए रक्त वर्ग ए बी के लिए आई बी कहते हैं, ए बी आई ए आई बी होता है, इसमें आई ओ और आई ओ होता है। तो चाहे तो इसके और ये मिलता है तो क्या बन जाएगा ये, और ये मिलता है ये और वो मिलेगा तो बनेगा फिर ये, बी और वो मिलेगा तो बनेगा बी, और बी और वो मिलेगा तो बनेगा बी। देखिए ये बन गया और बी बन गया, तो क्या नहीं बना, ए बी और वो नहीं बनता है। तो यहाँ पर यहाँ ए बी और वो नहीं बनता है। तो ये थोड़ा इसको निकाल के देखना पड़ता है, और ये बाकी जो है आप इसी तरह किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्त निर्माण को कहा जाता है, रक्त निर्माण का एक टर्म होता है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हेमोपोइसिस। ये टर्म होता है, याद रखिएगा, हेमोपोइसिस एक टर्म है, जब रक्त बनता है उस प्रक्रिया को कहते हैं हेमोपोइसिस। और 40 नंबर क्वेश्चन है, लिम्फ में रक्त का कौन सा भाग नहीं होता है। लिम्फ में रक्त का, देखिए लिम्फ में जो होता है अंतरकोशिकीय द्रव भाग होता है, WBC होता है, उसमें प्लाज्मा भी होता है, लेकिन उसमें RBC नहीं होता है। इसमें RBC नहीं होता है, बस ये ध्यान रखिए, उसमें RBC नहीं होता है। और लास्ट क्वेश्चन 41 नंबर होता है, जो है RBC के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो RBC के निर्माण के लिए आपके लिए मेनली जो ज़रूरत पड़ता है विटामिन B12, फोलिक एसिड और प्रोटीन। अगर प्रोटीन रहेगा तो ग्लोबिन बनाएगा, और विटामिन B12 उसको बनने के लिए फोलिक एसिड, और आयरन अगर कहा जाए तो आयरन भी रहेगा। ठीक है, एक ध्यान रखिए आयरन। ये चार चीज़ अगर विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन एंड प्रोटीन रहेंगे तो आपका RBC का निर्माण आसानी से होता है। तो आप इस सभी को समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे। नमस्कार।